नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत से डर गया चीन, सफेद आफत से घबराए चीन के सैनिक, उल्टे पांव वापस भागे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विदेश मंत्री जयशंकर के बयान से तिलमिलाया चीन और तनाव के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत ने बदली रणनीति और बना लिया नया प्लान। क्या है नया प्लान, जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक कर तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत से डर गया ड्रैगन, सफेद आफत से घबराए चीन के सैनिक। जी हां दोस्तों, चीन खुद को बहुत बड़ा तीसमार खां समझ रहा था। लद्दाख में भारतीय सैनिकों को भपकी देने की कोशिश कर रहा था। अब उसी ड्रैगन और उसके सैनिकों की तमाम हेकड़ी निकल गई है। एक सफेद आफत से पीएलए के सैनिक ऐसे घबराए हुए हैं कि अब भारतीय सेना से मुकाबला करने के नाम पर उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। ये सफेद आफत ऐसी है जिससे हमारे सैनिक वर्षों से खेलते आ रहे हैं। अब आलम यह है कि ड्रैगन बातचीत की टेबल पर भी आने को तैयार हो गया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन दोनों के ही हजारों सैनिक हड़कंपाओं ठंड के बावजूद तैनात हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में चीनी सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे हैं। फॉरवर्ड पोजीशनों पर उसके सैनिक हर रोज बदले जा रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से उन्हीं लोकेशंस पर सैनिक काफी लंबे वक्त तक टिक रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि भारतीय सैनिक पहले भी इन पोजीशन पर तैनात रहे हैं और वो इस मौसम से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जबकि चीनी सैनिक इस तरह के मौसम में रहने के आदी नहीं है। लिहाजा उन्हें ऐसी पोस्टों पर वक्त बिताने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री जयशंकर के बयान से तिलमिलाया चीन, तनाव के लिए उल्टा भारत को ठहराया कसूरवार। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 8 महीने से चले आ रहे भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के दिए बयान से चीन तिलमिला गया है। इसके बाद वह दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर उल्टा भारत पर ही दोष मढ़ रहा है। बीजिंग ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियों से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही उसने एलएसी पर चल रहे विवाद के लिए नई दिल्ली को कसूरवार ठहराया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियंग ने कहा, भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध बहाल करने के लिए सामान्य प्रयासों की आवश्यकता थी। बीजिंग की तरफ से यह प्रतिक्रिया बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरनेशनल थिंक टैंक के साथ चर्चा के दौरान दिए गए बयान पर आया है। जयशंकर ने कहा कि सीमा पर पिछले कई महीने से चले आ रहे गतिरोध के चलते द्विपक्षीय संबंध पिछले 3-4 दशक में सबसे मुश्किल स्थिति में है। मौजूदा तनाव और सीमा पर शांति को बनाए रखने के लिए बने द्विपक्षीय संबंधों के उल्लंघन में बीजिंग की भूमिका का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा, अब कुछ कारणों से चीन पूर्वी लद्दाख में नियमों के उल्लंघन को लेकर 5 अलग तर्क दे रहा है। चीन के साथ 5 मई के बाद से ही एलएसी पर विवाद बना हुआ है, जिसके चलते नई दिल्ली और बीजिंग के प्रयासों के बावजूद दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर दूरियां बन गई हैं। जयशंकर के बयान पर जब चीनी विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने पहले की ही तरह समस्या के लिए नई दिल्ली को कसूरवार ठहराया। हुआ चीनिंग ने कहा, सीमा क्षेत्र में स्थिति बहुत स्पष्ट है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से भारतीय पक्ष के पास है। दोनों देशों के बीच बने समझौतों का चीन कड़ाई के साथ पालन कर रहा है और सीमा पर शांति बहाली और स्थायित्व लाने के लिए बातचीत से समाधान को लेकर प्रतिबद्ध है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत ने बदली रणनीति, ये होगा नया प्लान। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच इंडियन आर्मी ने चीन को माकूल जवाब देने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इस नई रणनीति के जरिए भारत अपने दोनों पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को आसानी से जवाब दे सकता है। कुछ समय पहले तक फाइट फॉर्मेशन का फोकस मुख्य रूप से पाकिस्तान सीमा की ओर था, क्योंकि अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान में जैसी सक्रियता नहीं थी। सेना के अभियानों का झुकाव ज्यादातर पश्चिमी सीमा की ओर है। इस बात से समझा जा सकता है कि पश्चिमी सीमा पर 3 स्ट्राइक कॉर्प्स की तैनाती की गई है, जबकि उत्तरी सीमाओं के लिए केवल एक माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाया गया है। एएनआई की खबर के मुताबिक दोनों मोर्चों की देखरेख के लिए मौजूदा फाइट फॉर्मेशन को दोहरे आधार पर रखा जा सकता है। इससे चीन के साथ जारी संघर्ष के मद्देनजर किसी भी अतिरिक्त बल या नए स्ट्राइक कोर को जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर सेना मुख्यालय द्वारा विचार किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न सेना कमांडरों से सुझाव भी मांगे गए हैं। ये कदम इसलिए उठाए गए क्योंकि सेना को लग रहा है कि एलएसी पर तैयारियों को और बढ़ाने की जरूरत है। सूत्रों ने कहा कि 13 लाख सेना के लड़ने के फॉर्मूले का पुनर्मूल्यांकन एक बड़ी कवायद होगी और उम्मीद की जा रही है कि रक्षा बलों को दोनों मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा।
चीन के साथ चल रहे सीमा संघर्ष में भी सेना ने कुछ संतुलन बनाए हैं और मध्य और पश्चिमी भारत से बड़ी संख्या में बख्तरबंद सैनिकों को तैनात किया गया है। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर चीनी उपस्थिति से अधिक BMP, T-90 और T-72 को तैनात किया गया है। चीनी सेना के 60,000 सैनिकों के खिलाफ भारत ने अपनी तीनों सेनाओं के पर्वतीय डिवीजन में अतिरिक्त बल की तैनाती की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बहारी पर ममता को गवर्नर की चेतावनी, आग से ना खेले मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक तकरार और कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्यपाल ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बंगाल में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची है। बंगाल के राज्यपाल ने सीएम से सवाल किया कि राज्य में कौन बाहरी है, उनका इससे क्या मतलब है, क्या भारतीय नागरिक भी बाहरी हैं? ममता को इस तरह बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को आगे से नहीं खेलना चाहिए, मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। बंगाल गवर्नर ने कहा कि संविधान की आत्मा का ध्यान रखें, भारत एक है, उसका नागरिक है। अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तब मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि कल की घटना को लेकर मैंने राज्य के DGP चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। कल चीफ सेक्रेटरी ने मुझे संदेश भेजा था कि उन्होंने राजनीतिक दौरे को लेकर DGP को अलर्ट किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बिल पर अब फ्रंट फुट पर खेलेगी BJP, देश भर में होंगी 700 चौपाल। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के मसले पर किसानों और विपक्ष के विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में है। बीजेपी शुक्रवार से देश के अलग अलग शहरों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का आयोजन करेगी। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के फायदों को गिनाया जाएगा और किसानों को इसके बारे में समझाया जाएगा। बीजेपी इस दौरान देश में 100 से अधिक जगहों पर किसान सम्मेलन भी करेगी, जबकि हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डेरा है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ बात करने की कोशिश की, कानूनों में कुछ संशोधन भी सुझाए गए, लेकिन बात नहीं बन सकी। ऐसे में अब बीजेपी ने पार्टी स्तर पर कृषि कानूनों के मसले को जनता के सामने पेश करने का प्लान बनाया है। बता दें कि बीते दिन ही कृषि कानून पर एक बुकलेट जारी की गई थी, जिसमें तीनों कृषि कानूनों के फायदों को गिनाया गया था। इसके अलावा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानूनों के फायदे गिनाए थे और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कृषि कानून के मसले पर विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और बिचौलियों का पक्ष ले रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि तीनों कानून किसानों के फायदे के हैं। अगर किसानों को कुछ शंकाएं हैं तो बातचीत से हल निकल सकता है। हाल ही में राजस्थान के पंचायत चुनाव और देश के अन्य राज्यों में कुछ चुनावों में मिली जीत के बाद बीजेपी की ओर से इसे कृषि कानून पर समर्थन के तौर पर पेश किया गया। बीते दिनों प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि राजस्थान में 2 करोड़ से अधिक किसानों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर आरोप लगाया है कि विपक्ष किसानों को भड़का रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार MSP खत्म नहीं करेगी, मंडी सिस्टमों में भी किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। सरकार की ओर से भी किसानों को जो लिखित संशोधन दिए गए थे उनमें इनका जिक्र किया गया था। हालांकि किसानों ने सरकार के संशोधनों को मानने से इनकार किया और कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटेगा भारत, सेना तैयार कर रही खास प्लान। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चल रहे संघर्ष के बीच भारतीय सेना अपने लड़ने की तारीखों में बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ लोहा लेने में मदद मिल सके। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कुछ समय पहले तक भारतीय सेनाओं के युद्ध का फोकस पाकिस्तान की सीमा की ओर था। चूंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान में जैसी सक्रियता नहीं थी, सेना के अभियानों का झुकाव ज्यादातर पश्चिमी सीमा की ओर है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि पश्चिमी सीमा पर 3 स्ट्राइक कॉर्प्स की तैनाती की गई है, जबकि उत्तरी सीमाओं के लिए केवल एक माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाया गया है। सरकार के सूत्रों ने ANI को बताया, दोनों मोर्चों की देखरेख के लिए मौजूदा लड़ाई के फॉर्मूले को दोहरे आधार पर रखा जा सकता है। इससे चीन के साथ जारी संघर्ष के मद्देनजर किसी भी अतिरिक्त बल या नए स्ट्राइक कोर को जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस संबंध में विभिन्न प्रस्तावों पर सेना मुख्यालय द्वारा विचार किया जा रहा है और विभिन्न सेना कमांडरों से सुझाव भी मांगे गए हैं, क्योंकि LAC पर तैयारियों को और बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई है। सूत्रों ने कहा कि 1.3 मिलियन फोर्स के लड़ने के फॉर्मूले का
पुनर्मूल्यांकन एक बड़ी कवायद होगी और उम्मीद की जा रही है कि रक्षा बलों को दोनों मोर्चे के युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा। भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर चीनी उपस्थिति से अधिक BMP T-90 और T-72 को तैनात किया है। चीनी सेना के 60,000 सेनाओं के खिलाफ भारत ने अपनी 3 सेनाओं के पर्वतीय डिवीजन में अतिरिक्त बल की तैनाती की है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच संघर्ष जारी है। पूरे LAC के साथ अन्य क्षेत्रों में दोनों ओर से सेनाओं की तैनाती बढ़ गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। JP नड्डा पर हुए हमले मामले पर केंद्र सरकार सख्त, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर गुरुवार को हुए हमले के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे पर गए हुए हैं। JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर अब केंद्र सरकार भी सख्त नजर आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से JP नड्डा के पश्चिम बंगाल दौरे के वक्त गंभीर सुरक्षा खामियों से संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की गई है। बताया जाता है कि JP नड्डा की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। दूसरी ओर आज पश्चिम बंगाल में JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद दिलीप घोष का संदेह हकीकत में बदल गया। जानकारी के आधार पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अपने 2 दिनी दौरे पर पश्चिम बंगाल गए हुए हैं। वहीं आज डायमंड हार्बर इलाके में JP नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद मामले को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त हो गई है। वहीं अब इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य भाजपा कार्यकर्ता पर हमले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को नौटंकी करार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नापाक हरकत का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, अब तक 4 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय जवानों को उकसाना महंगा पड़ गया। अपनी नापाक हरकतों से बाज न आते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने देर रात भारतीय चौकियों व रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की। सतर्क भारतीय जवानों ने गोलाबारी का कड़ा जवाब दिया। जिन पाकिस्तानी चौकियों से भारतीय सीमा में गोले दागे जा रहे थे, भारतीय जवानों ने उन्हें निशाना बनाते हुए यहां से भी गोलाबारी की। नतीजतन पाकिस्तान की 4 चौकियां तबाह हो गई, जबकि 2 जवान मारे गए। मरने वालों में एक लॉन्स नायक व एक सिपाही शामिल हैं। गोलाबारी में घायल हुए 2 अन्य पाक सैनिकों ने भी दम तोड़ दिया है। हालांकि पाक सेना ने इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की है, परंतु भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तबाह हुई पाकिस्तानी चौकियों में 3 से 4 सैनिक घायल हुए थे, जिनमें से 2 ने दम तोड़ दिया है। सैन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात 10 बजे पाकिस्तानी सैनिकों ने जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे मनकोट सेक्टर और कृष्णा घाटी में भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने तुरंत अपनी पोजीशन लेते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय जवान समझ गए कि पाकिस्तानी सैनिक एक बार फिर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के इरादे से रात के अंधेरे में गोलाबारी का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में भारत के सतर्क जवानों ने सीमा से सटे सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया, ताकि गोलाबारी की आड़ में आतंकी इस ओर प्रवेश न कर जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC पर तैनात जवानों को मिला 5 स्तरीय सुरक्षा कवच, अक्टूबर से हो रही थी तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सरहद यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात सैनिकों के लिए अमेरिका से खरीदे गए विशेष कपड़े वरदान साबित हो रहे हैं। ये कपड़े भारत ने अक्टूबर में अमेरिका से अर्जेंट खरीद के जरिए हासिल किए थे। नई वर्दी में 5 लेयर हैं, जो वजन में बेहद हल्के हैं, जिन्हें खास तौर पर पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों पर 0 से 40 डिग्री तक नीचे के तापमान पर रहने वाले जवानों के लिए मंगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर तैनात सैनिकों के लिए इन खास कपड़ों के लगभग 20,000 सेट अक्टूबर में खरीदे गए थे, जिन्हें नवंबर में फॉरवर्ड इलाकों पर तैनात बटालियनों को देना शुरू कर दिया गया था। वहीं जो सैनिक रेजांगला, रेचिल्ला, मुखपरी जैसी 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाइयों के मोर्चे पर तैनात हैं, उन्हें ये कपड़े दिए जा रहे हैं। इन कपड़ों में पहले अंडरगारमेंट्स, फिर बॉडी वार्मर्स, इसके बाद गर्म कपड़ों की 3 और लेयर्स यानी कुल 5 परत है। चुशुल की पहाड़ियों का पारा 0 से 30-35 डिग्री तक नीचे जा चुका है। वहीं नए कपड़े सैनिकों का ठंड से पूरी तरह बचाव कर रहे हैं। नए कपड़े बेहद हल्के हैं, इन्हें पहनने के बाद घुटन का एहसास नहीं होता है और इनका रखरखाव करना भी बेहद आसान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल का चीन को झटका, भारत को रेल परियोजना के लिए हरी झंडी। जी हां दोस्तों, चीन को झटका देते हुए नेपाल ने बुधवार को भारत से काठमांडू तक की फास्ट ट्रैक रेल मार्ग परियोजना को स्वीकृति दे दी। इस प्रस्ताव को चीन के तिब्बत से काठमांडू को जोड़ने वाले प्रस्ताव की अनदेखी कर स्वीकृति दी गई है। चीन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया था। नेपाल के ताजा फैसले से हिमालय देश में प्रभाव स्थापित करने की चीन की कोशिशों को झटका लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि काठमांडू के रेल लाइन से संपर्क के खास रणनीतिक मायने हैं। इससे भारत और नेपाल का रक्षा सहयोग और मजबूत होगा।
विशेषज्ञों ने इस रणनीतिक मायने को स्पष्ट करते हुए बताया कि भारत नेपाल में अलग गेज की रेल लाइन बिछाएगा। भारत वहां पर 1676 मिलीमीटर ब्रॉड गेज वाली रेल लाइन बिछाएगा, जबकि चीन का रेल ट्रैक 1435 मिलीमीटर चौड़ाई वाला होता है। इससे भारत के ट्रैक पर चीन की रेल नहीं दौड़ पाएगी। नेपाल की राजधानी से रेल संपर्क कायम होने से जरूरत पड़ने पर वहां जल्दी सैनिक और हथियार भेजे जा सकेंगे। भारत के प्रभाव को साबित करने वाला नेपाल का यह फैसला दोनों देशों के सीमा विवाद और कुछ जुबानी हमलों के बाद लिया गया, इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच बना अप्रिय वातावरण तब छटना शुरू हुआ जब अक्टूबर में सबसे पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल काठमांडू गए और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। इसके बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और उसके बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के काठमांडू दौरे हुए। इन्हीं दौरे से माहौल बदल गया। नेपाल में चीनी समर्थक माने जाने रक्षा मंत्री को हटाकर मंत्रालय का कार्यभार प्रधानमंत्री ने खुद अपने पास कर लिया। दोनों देशों से जुड़ी कई परियोजनाओं की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। अब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ग्यावली के दौरे से दोनों देशों के बीच गर्मजोशी का वातावरण और बेहतर होगा। नया रेल मार्ग रक्सौल से काठमांडू को जोड़ने वाला होगा। नेपाली अधिकारियों ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर देने के लिए कहा है। यह जानकारी नेपाली वेबसाइट रेटोपति.com ने दी है। यह रेल लाइन 136 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें से 42 किलोमीटर ट्रेन सुरंग से होकर गुजरेगी। नेपाल सीमा पर स्थित भारत का रक्सौल रेलवे स्टेशन नेपाल के बीरगंज स्टेशन से जुड़ा हुआ है। रक्सौल नेपाल के लिए भारत का गेटवे है। यहाँ के लिए नई दिल्ली और कोलकाता से सीधे ट्रेन है। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है भारत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है कि खुफिया एजेंसियों से संकेत मिले हैं कि दिल्ली में जारी किसान प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भारत फिर कोई दुस्साहस कर सकता है। अखबार ने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर सैनिकों को हाई अलर्ट कर दिया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है, भारत की हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी सरकार देश में जारी विरोध प्रदर्शनों को कमजोर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। भारत ये भी नहीं चाहता है कि सिख किसानों के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन से खालिस्तानी आंदोलन को हवा मिले। अखबार ने लिखा है कि कई विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि LOC और भारत पाकिस्तान वर्किंग बाउंड्री पर पाकिस्तानी सैनिकों की हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, ताकि भारत के किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान के अखबार जियो न्यूज ने यह भी खबर छापी है। पाकिस्तान के अखबार जियो न्यूज ने लिखा है कि पाकिस्तान ने भारत के किसी फ्लैग ऑपरेशन या सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से सेना को अलर्ट पर रखा है। अखबार ने लिखा है कि भारत अपनी आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अखबार ने लिखा है कि अल्पसंख्यकों, किसान आंदोलन और कश्मीर को लेकर भारत पर बहुत ज्यादा दबाव है। भारत लद्दाख में भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमले के जवाब में फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हालांकि एक तरफ तो पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की बात से इनकार करता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसे सर्जिकल स्ट्राइक का डर भी सताता रहता है। पाकिस्तान भारत में जारी किसान आंदोलन को लेकर भी बयानबाजी करने में लगा हुआ है। मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि नए कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी और उन्हें निजी खरीदारों को औने पौने दामों में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार किसानों के साथ इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के मंत्री किसानों को भड़काने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के विज्ञान एवं तकनीक मंत्री फवाद चौधरी ने किसानों के आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, निर्दयी मोदी सरकार को पंजाब के किसानों की कोई परवाह नहीं है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में न केवल भारत के आंतरिक मसले पर टिप्पणी की, बल्कि भारतीय किसानों में फूट डालने की कोशिश भी की। उन्होंने गुजराती हिंदुत्व को दोष देते हुए पंजाबी किसानों के साथ सहानुभूति जताई। फवाद ने एक अन्य ट्वीट में लिखा था, कहीं पर भी हो रहा अन्याय न्याय के लिए खतरा है। हमें पंजाबी किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मोदी सरकार की नीतियां पूरे क्षेत्र के लिए खतरा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 15,000 से कम कमाने वालों को मोदी सरकार का तोहफा, अब खाते में पहुंचेगी ज्यादा सैलरी। जी हां दोस्तों, कम आय वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने एक तोहफा दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए 2 साल तक रिटायरमेंट फंड में अंशदान देगी। सरकार की तरफ से यह फंड कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से होगा। इसका मतलब है कि तय अवधि के बीच कम सैलरी पर नई नियुक्ति पर सरकार अब कर्मचारी का 12% और नियोक्ता का 12% भविष्य निधि कोष का बोझ खुद उठाएगी। बुधवार को ही सरकार ने कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार इस योजना पर
22,810 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं योजना से 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से हर महीने 15,000 रुपए या इससे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके दायरे में केवल वही कर्मचारी होंगे जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से संबद्ध संस्थान में नौकरी नहीं कर रहे थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अकाउंट नहीं है। इसके अलावा उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास UAN अकाउंट है और 15,000 रुपए से कम मासिक सैलरी है, लेकिन 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच कोविड-19 महामारी के दौर में नौकरी चली गई और उसके बाद EPFO से जुड़े किसी संस्थान में नौकरी नहीं की हो। सरकार ने यह भी कहा है कि 1,000 लोगों तक नए रोजगार देने वाली कंपनियों के दोनों हिस्सों का खर्च वह खुद उठाएगी, जबकि 1,000 से अधिक लोगों को नए रोजगार देने वाली कंपनियों को हर कर्मचारी के 12% का अंशदान का बोझ 2 साल तक के लिए उठाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।